अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम फर्स्ट ईयर की न्यू इंग्लिश बुक से यूनिट नंबर 7 की रीडिंग करेंगे और यूनिट नंबर 7 हमारे पास है सेल्फ ग्रूमिंग, यानी खुद को बेहतर करना, खुद को इम्प्रूव करना, तैयार करना, खुद के अंदर अच्छी चीज़ें जो है लाना। तो हमारे पास जो इसकी मेन रीडिंग है स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन, यानी कि तालीम के लिए जद्दोजहद। लेकिन उससे पहले हमारे पास 6 क्वेश्चंस हैं। उन क्वेश्चंस को हम देख लेते हैं, उसके बाद हम रीडिंग की तरफ आते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि वाई डू यू अटेंड स्कूल, कॉलेज और इंस्टीट्यूशन। क्या आप किसी इदारे में, स्कूल में, कॉलेज में, इंस्टीट्यूशन में क्यों जाते हैं? तो इसका सिंपली आंसर बनता है कि आई अटेंड स्कूल, कॉलेज और इंस्टीट्यूशन टू गेट एजुकेशन, यानी तालीम हासिल करने के लिए हम वहाँ जाते हैं। कह रहे हैं कि वाई इट इज़ इसेंशियल टू रिसीव एन एजुकेशन, यानी ये एजुकेशन हासिल करना क्यों ज़रूरी है। रिसीविंग एजुकेशन इज़ इसेंशियल बिकॉज इट टीच अस द डिफरेंस बिटवीन गुड एंड बैड एंड मेक अस अ गुड पर्सन। अब यानी कि तालीम हासिल करना हमें अच्छे और बुरे की तमीज़ सिखाता है और हमें एक अच्छा इंसान बनाता है, अच्छा शहरी बनाता है। थर्ड क्वेश्चन है, हाउ कैन यू शॉर्टली डिस्क्राइब एन इलिटरेट। इलिटरेट मतलब जिसे इल्म ना हो, जाहिल हो आप कह सकते हैं, ठीक है। एन इलिटरेट इज़ अ पर्सन हु इज़ अनएजुकेटेड एंड डज नॉट नो हाउ टू सर्वाइव इन अ सोसाइटी। जो गैर तालीम याफ्ता हो और उसके अलावा जो है जिससे सोसाइटी में रहने का कुछ सलीका ना हो। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। डू यू नो वाई ही शी डिड नॉट रिसीव एन एजुकेशन। वो क्यों तालीम नहीं हासिल करता? तो आप क्या जानते हैं इसके बारे में? तो आप देखेंगे कि इसका सिंपली आंसर बहुत जो है इजी बन सकता है कि अगर हम उसकी फाइनेंशियल कंडीशंस बताएं, या हम ये भी कह सकते हैं कि वो अवेयर नहीं है। तो हम अगर इसको आंसर बनाएंगे तो ऐसे कहेंगे ही शी डिड नॉट रिसीव एजुकेशन ड्यू टू लेक ऑफ अवेयरनेस और लेक ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज, ठीक है। कह रहा है व्हाट आर द इश्यूज डेट में प्रिवेंट अ चाइल्ड फ्रॉम रिसीविंग एजुकेशन। एक बच्चे को जो है एजुकेशन ना हासिल देने वाले क्या इश्यूज हो सकते हैं, यानी उनको क्या मुश्किलात हो सकती हैं, क्या उनके मसाइल हो सकते हैं कि वो तालीम नहीं हासिल कर पाता। तो इसके 3-4 इश्यूज हम बता सकते हैं। वही लेक ऑफ अवेयरनेस बता सकते हैं, फाइनेंशियल इशू बता सकते हैं, या लेक ऑफ मोटिवेशन समटाइम बता सकते हैं। आपने देखा होगा विलेजेस में या हमारे इवन सिटीज़ में भी जो लोअर तबका होता है, उनके अंदर ज़्यादा मोटिवेशन नहीं होती, वो हुनर की तरफ जाते हैं। हुनर भी नो डाउट बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन तालीम भी ज़रूरी है। तो क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आते हैं। कह रहा है कि गेस व्हाट टेक्स्ट यू आर गोइंग टू रीड। आप क्या जो है पढ़ने जा रहे हैं, तो उसके लिए आप खुद से गेस करें। आई थिंक आई एम गोइंग टू रीड द टेक्स्ट अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन, जो कि मैंने टॉपिक बताया था स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन। तो उसके हवाले से हमें कहीं ना कहीं एजुकेशन से रिलेटेड ही कोई ऐसा टॉपिक जो है वो पढ़ने को मिलेगा। तो एजुकेशन की इम्पोर्टेंस आई थिंक एक जो है हो सकता है गेस। अब हम रीडिंग की तरफ आते हैं। रीडिंग लेकिन उससे पहले मैं आपको जो है थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं। जो इसके राइटर हैं बुकर टी वाशिंगटन। अब इनका जो फुल नेम है, ये बुकर तालियाफेरो वाशिंगटन है। ये एक अमेरिकी जो है माहिर तालीम थे, एजुकेटर थे और ऑथर थे, ऑरेटर थे। उसके अलावा बहुत सारे प्रेसिडेंट्स के एडवाइज़र थे। 1856 में पैदा हुए, 1915 में इनका इंतकाल हुआ और ये एक ग़ुलामी के अंदर पैदा हुए थे बेसिकली। और ये 19वीं सदी के एक ज़बरदस्त अफ्रीकी दानिशवर बनने के लिए उभरे, यानी सामने आए। तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा इन्हें जो है पॉपुलैरिटी मिली। उसके अलावा ये इन्होंने बहुत सारे जो है काम किए, जिसमें इनका जो 1881 के अंदर एक बहुत बड़ा काम है, वो है एक इंस्टीट्यूट, इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूट की जो है बुनियाद रखना। और उसके अलावा जो है नेशनल नेग्रो बिजनेस लीग, जो कि उन्होंने 2 डिकेड्स के बाद जिसकी बुनियाद रखी थी, यानी 20 साल, एक डिकेड जो होता है 10 साल का होता है, तो 20 साल के बाद उसकी बुनियाद रखी थी। अब जो हम बुक की तरफ आ जाते हैं कि बुक में इसका क्या इंट्रो दिया गया है, बैकग्राउंड दिया गया है। तो यहाँ कह रहा है दिस इज़ अ नैरेटिव बाय बुकर टी वाशिंगटन अबाउट हिज स्ट्रगल टू गेट एन एजुकेशन। अब ये जो है स्टोरी, जो कहानी है, ये बुकर टी वाशिंगटन ने ही लिखी है। और उनकी जो तालीम हासिल करने की जो जद्दोजहद थी, जो उन्हें मुश्किलात पेश आई, जो स्ट्रगल्स उन्होंने की, उसके हवाले से है। इन दिस नैरेटिव बुकर यूजेस अ नंबर ऑफ लिटरेसी डिवाइसेस टू ब्रिंग आउट हिज मैसेज इन अ क्लियर मैनर, यानी अपने उस
मैसेज को जो है बिल्कुल साफ सादा अल्फाजों में जो है बयान करने के लिए उन्होंने लिटरेसी डिवाइसेस की मदद ली है। ये एक्चुअली फिगर ऑफ स्पीचेस होती हैं डिफरेंट, जिनकी वजह से जो है लिखाई के अंदर बहुत ज़्यादा जो है इंटरेस्ट डेवलप होता है। In this narration, he identifies the challenges he had to face in order to save enough money to travel to Virginia. तो जब वो वर्जीनिया जा रहे थे बुकर टी वाशिंगटन, तो उन्हें बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ा था, जिसमें माशी मुश्किलात यानी पैसे की बहुत ज़्यादा तंगी थी उन्हें। उन्होंने कई रातें जो है सड़कों पर गुजारी और मुख्तलिफ़ काम किए छोटे मोटे। तो अब वो सारी स्ट्रगल्स जो हैं हम इस लेसन में उनकी पढ़ेंगे। लेसन की जो है रीडिंग की तरफ आते हैं। स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन यानी तालीम के लिए जद्दोजहद, बाय बुकर टी वाशिंगटन। वन डे वाइल एट वर्क इन द कोल माइन यानी कोयले की कान, आई हैपन टू ओवर हेयर टू माइनर्स टॉकिंग अबाउट अ ग्रेट स्कूल फॉर कलर्ड पीपल समवेयर इन वर्जीनिया। अब यहाँ जो एक वर्ड यूज़ हुआ है कलर्ड पीपल जो है ना, ये थोड़ा जो है रेसिज्म में आ जाता है, यानी काले और गोरे वाले जो डिफरेंस है ना एक अमेरिका के अंदर, तो उसके अंदर आ जाता है, क्योंकि ये अफ्रीकन थे और इनका रंग थोड़ा सा काला थोड़ा सा सांवला था, तो ये कलर्ड पीपल कहलाते थे, जो सांवले रंग वाले अफ्रीकन जो थे, यानी उनकी स्किन जो होती है ना थोड़ी सी उनका डार्क कलर होता है, तो इसलिए उनके लिए यूज़ हो रहा है वर्ड। कह रहा है कि एक दिन जब मैं काम पर मौजूद था कोल माइन के अंदर, तो मुझे सुनने का इत्तेफाक हुआ कि दो माइनर्स जो हैं, माइनर यानी वहाँ पे काम करने वाले, दो माइनर्स जो हैं वो बात कर रहे थे एक शानदार स्कूल के बारे में जो कि कलर्ड लोगों के लिए था वर्जीनिया के अंदर कहीं पर। दिस वॉज द फर्स्ट टाइम डेट आई हैड एवर हेयर्ड अबाउट एनीथिंग अबाउट एनी काइंड ऑफ स्कूल और कॉलेज डेट वॉज मोर प्रिटेंटियस दैन द लिटिल कलर्ड स्कूल इन आवर टाउन। अब यहाँ कह रहा है कि ये पहला मौका था जब मैंने किसी भी किस्म के स्कूल या कॉलेज के बारे में कुछ सुना था जो हमारे शहर के छोटे छोटे से रंगीन स्कूल से ज़्यादा दिखावा था। यानी कि जो प्रिटेंटियस का मतलब होता है खामखा जो किसी चीज़ की बात की जा रही हो, तारीफ़ की जा रही हो, दिखावा किया जा रहा हो। आई हेयर्ड वन टेलिंग द अदर दैट नॉट ओनली was the school established for the members of my race, but the opportunities were provided by which poor but worthy students could work out all or a part of the cost of board and at the same time by taught some trade or industry. अब यहाँ कह रहा है कि मैंने एक दूसरे को ये कहते सुना कि ना सिर्फ मेरी नस्ल के जो लोग थे, जो वहाँ के रहने वाले जो अफराद थे, उनके लिए स्कूल कायम किया गया था, बल्कि ऐसे मौके भी उन्हें जो है प्रोवाइड किए गए थे, फ़राहम किए गए थे, जिनके ज़रिए गरीब लोग, लेकिन जो तालिब इल्म जो लायक तालिब इल्म अच्छे पढ़ने वाले जो थे वर्दी स्टूडेंट्स, कह रहा है कि जो वर्दी स्टूडेंट्स जो थे उनके अखराजात का सारा या कुछ हिस्सा निकाल सकते थे, यानी कोई काम वगैरह करके अपना जो है वो अखराजात जो उनके एक्सपेंसेस थे उनको कवर कर सकते थे। और कह रहे हैं कि सेम टाइम में उसी वक्त जो है वो कुछ तिजारत या कुछ जो है सनती चीज़ें भी सीख सकते थे, यानी ट्रेड और इंडस्ट्री के बारे में भी उन्हें सिखाया जा सकता था। I resolved at once to go to that school, although I had no idea where it was and how many miles away or how I was going to reach it. अब यहाँ कह रहा है कि मैंने फ़ौरन से फ़ैसला कर लिया वहाँ जाने का, उस स्कूल जाने का, हालांकि मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि वो कहाँ था या वो कितने मील दूर था। 1 माइल इज़ इक्वल टू 1.6 किलोमीटर होता है, ठीक है। मील जो होता है किलोमीटर से बड़ा होता है। तो कह रहा है कि वो कितने मील दूर था मुझे अंदाज़ा नहीं था, और मैं वहाँ कैसे पहुँचता ये भी मुझे पता नहीं था। आई रिमेंबर्ड ओनली डैट आई वॉज ऑन फायर कॉन्स्टेंटली विथ वन एम्बिशन एंड डैट वॉज टू गो टू हैम्पटन। अब यहाँ एक फ्रेज़ यूज़ हुआ आई वॉज ऑन फायर, इसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा एक्साइटेड, बहुत ज़्यादा पैशनेट किसी चीज़ के बारे में, यानी बहुत ज़्यादा पुरजोश होना, उसकी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग होना। तो यहाँ कह रहा है कि मुझे सिर्फ़ एक चीज़ याद थी कि मैं जो है बहुत ज़्यादा पुरजोश था, मुसलसल उस एक एम्बिशन, उस एक मकसद के बारे में, जे जो वाहिद मकसद ये था कि मुझे हैम्पटन जाना है। वाइल एट वर्क हेयर आई हेयर्ड ऑफ अ वेकेंट पोजीशन इन द हाउस होल्ड ऑफ जनरल लेविस रफनर, द ओनर ऑफ द साल्ट फर्नेस एंड कोल्ड माइन। जिस कोल्ड माइन में वो काम करता था, वहाँ की जो वो थी, क्या कहना चाहिए कि उसे मालिक थी, वो थी जनरल लेविस रफनर, ठीक है।
और साल्ट फर्नेस का मतलब होता है भट्टी, तो साल्ट फर्नेस यानी जो नमक की भट्टी होती है। तो ये दोनों डिफरेंट जो है वो इंडस्ट्रियाँ हैं। यहाँ काम के दौरान मैंने नमक की भट्टी और कोयले की खान की जो मालिक थीं जनरल लेविस रफनर, उनके घर में खाली जगह के बारे में सुना, यानी कि उनके घर पे कोई मुलाजिमत के लिए कोई जगह खाली थी, तो मैंने उसके बारे में सुना। मदर अप्लाइड टू हर फॉर द वेकेंट पोजीशन, अम्मी ने जो है उस वेकेंट पोजीशन के लिए अप्लाई किया उनसे, यानी वहाँ पे दरख्वास्त दी नौकरी के लिए। आई वॉज हायर्ड एट अ सैलरी ऑफ $5 पर मंथ, और मैं $5 पर मंथ के जो है हिसाब से वहाँ पर मुझे हायर किया गया, मुझे रखा गया। आई सून बिगन टू लर्न डैट फर्स्ट ऑफ ऑल शी वॉन्टेड एवरी थिंग कीप क्लीन अबाउट हर। अब यहाँ कह रहा है कि मैं जल्द ही मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा हुआ, मैंने ये चीज़ सीख ली कि सबसे पहले जो है वो सिर्फ चाहती थी कि हर चीज़ जो है बिल्कुल साफ़ सुथरी रहे उनके लिए। डैट शी वांटेड थिंग्स डन प्रॉम्प्टली एंड सिस्टमेटिकली, और वो चाहती थी कि चीज़ें जो हैं फ़ौरन हो और मुनज़्ज़म तरीके से, एक सिस्टमेटिक तरीके से हों। एंड डैट एट द बॉटम ऑफ एवरीथिंग शी वांटेड एब्सोल्यूट ऑनेस्टी एंड फ्रैंकनेस, और वो चाहती थी कि उसके बाद यानी सबसे जो लास्ट में जो है हर चीज़ जो है वो जो चाहती थी जिसके बारे में, वो सिर्फ़ ईमानदारी हो और बेतकल्लुफ़ी हो, यानी ओपननेस हो। नथिंग मस्ट बी स्लिप होल्ड एंड एवरी डोर एवरी फेंस मस्ट बी कीप्ड इन रिपेयर, यानी कि वो हर तरीके से अच्छाई चाहती थी कि हर तरीके से सफाई हो, सुथराई हो, और किसी भी किस्म की जो है लापरवाही ना हो। स्लिप होल्ड का मतलब होता है लापरवाही, कह रहे हैं कि वो चाहती थी कि किसी किस्म की भी लापरवाही ना हो, हर दरवाज़ा, हर जो फेंस है, और उसके अलावा वो तमाम चीज़ें जो उनके घर की हैं उनकी जो है टाइम पर मुरम्मत हो। The lesson that I learned in the home of Mrs. Ruffner was as valuable to me as any education I have ever gotten anywhere since. अब यहाँ कह रहा है कि मैंने जो मिसेज़ रफनर के घर में जो लेसन सीखे थे वो मेरे लिए इतने ही कीमती थे जितने कि मैंने उसके बाद कहीं और से हासिल किए हों, यानी बहुत इंपॉर्टेंट लेसन्स थे जो उन्होंने वहाँ से सीखे थे, और जब वो मुश्किलात उनकी ज़िंदगी में आई ना आगे, तो वो लेसन उनके काफ़ी उनके लिए हेल्पफुल साबित हुए। In the fall of 1872, I determined to make an effort to go. फॉल ऑफ 1872 मतलब उसका जो मौसम ख़िज़ा का जो आखिरी जो पार्ट होता है ना साल का, अक्टूबर जैसे होता है, तो ये लास्ट जो है 3 मंथ्स में होते हैं, अक्टूबर, नवंबर, तो ये जो होते हैं फ़ाल कहलाते हैं, ठीक है। 1872 का जो लास्ट के मंथ थे, तो कह रहे हैं कि उनके अंदर मौसम ख़िज़ा के अंदर मैंने जो है अज़्म किया, मैंने जो है खुद से जाने की कोशिश करने का अज़्म किया, यानी मैंने कोशिश की कि मैं अब चलता हूँ जो है वर्जीनिया। The small amount of month that I had earned had been consumed by my stepfather and the remainder of the family with the exception of a very few dollars. अब यहाँ कह रहा है कि जो मैंने छोटे से अमाउंट जमा किया था, थोड़े से पैसे जमा किए थे जो मैंने वहाँ से जो है वो अर्न किए थे, कमाए थे, वो ख़त्म हो चुके थे। किसने ख़त्म किए थे? उसके स्टेप फादर ने, और उसके बाकी के जो फैमिली मेम्बर्स थे उन्होंने। स्टेप फादर मतलब सौतेला बाप। तो यहाँ एक और मुश्किल इसके लिए ये थी इसकी ज़िंदगी में कि उसका बाप जो था वो सौतेला था। तो यहाँ कह रहा है कि उसके सौतेले बाप और उसके फैमिली मेम्बर्स ने जो है उसके तमाम जो उसकी अर्निंग थी वो ख़त्म कर दी थी, सिवाय चंद डॉलरों के, यानी कुछ डॉलर उन्होंने पीछे छोड़ दिए थे, लेकिन सारा पैसा वो बाकी खा चुके थे। एंड सो आई हैड वेरी लिटिल विथ विच टू बट बाय क्लॉथ्स एंड पे माई ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, और कह रहा है कि मेरे पास बहुत कम पैसे थे, बहुत कम जो थे अपने लिए सेविंग्स थी जिससे मैं कपड़े ख़रीदता और जो है अपने किराया वगैरह अदा करता। फाइनली द ग्रेट डे केम एंड आई स्टार्टेड फॉर हैम्पटन, कह रहे हैं कि आखिर वो अजीम दिन आ गया और मैंने जो है अपना सफ़र हैम्पटन के लिए शुरू कर लिया। द डिस्टेंस फ्रॉम मेल्डन टू हैम्पटन इज़ अबाउट 500 माइल्स, कह रहा है कि मेल्डन जहाँ ये था वहाँ से लेकर हैम्पटन तक का जो सफ़र था वो तकरीबन 500 मील था। I had not been away from home many hours before it became painfully clear that I did not have enough money to pay my fare to Hampton. अब यहाँ कह रहा है कि मैं अपने घर में से कई घंटे ऐसे दूर नहीं हुआ था, और ये तकलीफ़ दे वाज़े तौर पर हो गया था, यानी उसके लिए ये बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे अमल था, क्योंकि वो कभी भी इतने घंटे का सफ़र जो है अपने घर से उसने कभी नहीं किया था। और कह रहा है कि मेरे पास हैम्पटन का किराया अदा करने के लिए इतने पैसे नहीं हैं, यानी कि वो चीज़ उसे फिर से फ़ेस होने लगी जो एक मुश्किल थी उसके लिए पैसों की, कि वो अपने ट्रैवलिंग अलाउंसेस को जो है ना सही तरीके से पे नहीं कर पा रहा था, उसके पास इतने पैसे नहीं थे।
by walking, begging rides both in wagons and in cars. In some way, after a number of days, I reached the city of Richmond, Virginia. अब यहाँ कह रहा है कि कुछ पैदल सफ़र करके, कुछ लोगों से जो है दरख्वास्त करके कि मुझे जो है वो थोड़ी सी सफ़र आगे पहुँचा दें, मुझे थोड़ा सा जो है वो क्या कहना चाहिए कि राइड दे दें, थोड़ा सा आगे छोड़ दें। जैसे हम अक्सर लोग बोलते हैं ना कि यार मुझे थोड़ा सा आगे छोड़ देना, तो ऐसे जो है वो उनसे भीख मांगता था, उनसे दरख्वास्त करता था। और फिर किसी ना किसी तरीके से कुछ दिनों के बाद जो है वो रिचमंड सिटी, जो कि वर्जीनिया का एक शहर है, वहाँ पर पहुँचने में कामयाब हो गया। अबाउट 82 माइल्स फ्रॉम हैम्पटन, और ये शहर तकरीबन अभी 82 मील दूर था हैम्पटन से। When I reached there, tired, hungry and dirty, it was late in the night. अब यहाँ कह रहा है जब मैं वहाँ पर पहुँचा तो काफ़ी थका हुआ था, भूखा था और बहुत ज़्यादा गंदा हो चुका था, और ये काफ़ी देर रात हो चुकी थी। I had never been in a large city and this rather added to my misery. misery कहते हैं तकलीफ़ को। अब यहाँ कह रहा है कि मैं कभी भी किसी बड़े शहर में नहीं गया था और इसने मेरी परेशानी में जो है बहुत ज़्यादा इजाफ़ा कर दिया। यानी उसकी जो ये सफ़र था तो बहुत ज़्यादा परेशानी थी उसे इस सफ़र की वजह से। I had not a single acquaintance in the place, and being unused to city ways, I did not know where to go. अब यहाँ कह रहा है कि I had not a single acquaintance. acquaintance का मतलब होता है कोई जान पहचान वाले। कह रहा है कि उस जगह पर मेरा कोई भी जान पहचान वाला नहीं था, और उसकी वजह से, क्योंकि मैं उस शहर से आदी नहीं था, यानी उस शहर से ना वाकिफ़ था। अनयूज़्ड मतलब आप किसी जो है जगह से आदी ना हो, यानी वहाँ पहले कभी गए ना हो। तो यहाँ कह रहा है कि उस जो शहर के रास्ते जो थे उनसे मैं ना वाकिफ़ था। आई डिड नॉट नो वेयर टू गो, और मुझे नहीं पता था कि कहाँ जाना है। जस्ट अबाउट द टाइम व्हेन आई रीच्ड एक्सट्रीम फिजिकल exhaustion, I came upon a portion of a street where the broad sidewalk was considerably elevated. Elevated मतलब upright high, थोड़ा सा बुलंद मकाम। कह रहा है कि तकरीबन उसी वक्त जब मैं बहुत ज़्यादा थकावट का जो है शिकार था, यानी जिस्मानी थकावट बहुत ज़्यादा थी उसे। तो यहाँ कह रहा है कि मैंने वेट किया उस सड़क पर जहाँ पर एक जो है साइड वॉक बनी हुई थी, यानी एक चौड़ा सा फुटपाथ जो होता है, वो कह रहा है काफ़ी ऊंचा था वो। एलिवेटेड मतलब बुलंद, ऊंचा। तो वो साइड वॉक जो था बहुत ज़्यादा ऊंचा था, जिसकी इस जो है किनारे पर जहाँ बैठकर मैंने जो है थोड़ा सा वेट किया। कह रहा है उसके बाद आई वेटेड फॉर अ फ्यू मिनट्स टिल आई वाज श्योर डैट नो पैसेंजर बाय कुड सी मी। और कह रहा है कि मैंने इंतज़ार किया इस चीज़ का कि कोई भी जो पैसेंजर है, यानी वहाँ से जो गुजरने वाले जो राहगीर हैं, वो मुझे ना देख सके। मैंने इस चीज़ के लिए श्योर किया। एंड देन क्रीप्ड अंडर द साइडवॉक एंड ले फॉर द नाइट अपॉन द ग्राउंड विथ माई सैचिल ऑफ क्लॉथिंग फॉर अ पिलो। अब यहाँ कह रहा है कि सैचिल मतलब होता है थैला वगैरह। तो यहाँ कह रहा है कि मैंने इंतज़ार किया कि कोई राहगीर मुझे ना देख सके, और फिर जब वो मुझे इस चीज़ का मतलब श्योर हो गया कि अब कोई राहगीर नहीं है, तो फिर मैं जो है जल्दी से उस साइड वॉक के नीचे चला गया और अपनी जो रात है वो उस ग्राउंड में गुजारी नीचे लेट कर। और उसके अलावा जो उसका थैला था, जो कपड़ों का थैला था, उसे उसने अपना तकिया बना लिया। नियरली ऑल नाइट आई कुड हेयर द ट्रैम्प ऑफ फीट ओवर माई हेड। कह रहा है कि तकरीबन सारी रात, ट्रैम्प का मतलब होता है भारी कदमों की जो आवाज़ होती है ना, कह रहा है कि वो सारी आवाज़ें मैं अपने सर के ऊपर सुन सकता था। द नेक्स्ट मॉर्निंग आई नोटिस डेट आई वॉज नियर अ लार्ज शिप। अगले दिन जब मैंने देखा, मैंने खुद को जो एक बड़ी सी शिप के करीब पाया। आई वेंट एट वंस टू द वेसल एंड आस्क्ड द कैप्टन टू परमिट मी टू हेल्प अनलोड द वेसल इन ऑर्डर टू गेट मनी फॉर फूड। वेसल कहते हैं बहुत बड़े जो जहाज़ होते हैं ना, बहरी जहाज़ उन्हें कहते हैं। तो यहाँ कह रहा है कि अगली सुबह मैंने नोटिस जब किया कि मैं एक बड़ी सी शिप के करीब ही, तो मैं फ़ौरन जो है उस जहाज़ के करीब गया और जो वहाँ के कैप्टन थे उनसे इजाज़त ली कि मुझे जो है अनलोड करने में, यानी सामान जो है उतारने में मदद जो है वो उनकी इजाज़त चाहिए, ताकि मैं उनका सामान उतार सकूँ, ताकि मैं जो है कुछ पैसे कमा सकूँ खाने के लिए। द कैप्टन अ वाइट मैन वॉज सीम टू बी काइंड हार्टेड कंसेंटेड का मतलब होता है राज़ी होना, किसी चीज़ पर एग्री होना। तो जो कैप्टन थे वो इस बात पर एग्री हुए, उन्होंने उसे इजाज़त दे दी, और वो काफ़ी जो है
काइंड हार्टेड थे, यानी बहुत ज़्यादा मेहरबान थे, अच्छे थे। आई वर्क लॉन्ग इनफ टू अर्न मनी फॉर माई ब्रेकफास्ट, कह रहे हैं मैंने बहुत ज़्यादा काम किया, इतना कि मैं जो है इतने पैसे कमा सकूं कि नाश्ता कर सकूं, यानी अपने नाश्ते के लिए पैसे कमा सकूं। एंड इट सीम्स टू मी एज आई रिमेंबर इट नाउ टू हैव बीन अबाउट द बेस्ट ब्रेकफास्ट डेट आई हैव एवर ईटिन। अब यहाँ कह रहा है कि जब मैंने मतलब नाश्ता ख़रीदने के लिए, नाश्ते के लिए, इतने पैसे कमाने के लिए काफ़ी काम किया, यानी काफ़ी देर तक मैंने काम किया, और फिर मुझे ऐसा लगा जैसा कि मुझे अब भी याद है, यानी आई रिमेंबर इट नाउ, मुझे अब भी याद है उस बेहतरीन नाश्ते के बारे में जो कि मैंने कभी खाया था, यानी उससे बेहतरीन नाश्ता मैंने कभी नहीं खाया। माई वर्क प्लीज द कैप्टन सो वेल डैट ही टोल्ड मी इफ़ आई डिज़ायर्ड आई कुड कंटिन्यू वर्किंग फॉर अ स्मॉल अमाउंट पर डे। अब यहाँ कह रहा है कि वो जो कैप्टन था वो मेरे काम से बहुत ज़्यादा खुश हुआ और इसने मुझे कहा कि अगर मैं चाहूँ तो रोज़ाना थोड़ी सी रकम में काम जो है अपना कंटिन्यू कर सकता हूँ, जारी रख सकता हूँ। दिस आई वॉज़ वेरी ग्लेड टू डू। और कह रहा है कि ये मुझे करने में बहुत ज़्यादा खुशी हुई, यानी मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई जब मैं काम कर रहा था और उनकी तरफ से मुझे ऑफ़र भी आई। आई कंटिन्यू टू स्लीप अंडर द स्मॉल साइड वॉक डेट गेव मी शेल्टर द फर्स्ट नाइट आई वॉज इन रिचमोंड। कह रहा है जब मैं रिचमोंड में था पहली रात, जब मुझे जहाँ उसने पनाह दी थी वो साइड वॉक, कह रहा है कि मैं हर रोज़ अपना काम जो है करता रहता और जो है अपनी जो रात का जो वक्त है, यानी जब सोने का वक्त होता था, तो वहीं उस साइड वॉक के नीचे जाकर सोता था। मैनी ईयर्स आफ्टर डैट द कलर्ड सिटीजन ऑफ रिचमोंड वेरी काइंडली tendered me a reception which was not far from the spot where had I slept the first night I spent in that city। अब यहाँ कह रहा है कि उसके कई साल के बाद जो रिचमंड के जो वो थे, कलर्ड लोग थे, उन्होंने बड़ी मेहरबानी के साथ जो है मुझे वहाँ पर ऑफ़र की, जो मैं यानी मेरे मुझे बहुत ज़्यादा काम दिया, मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की, हर तरीके से मेरी मदद की, बहुत ज़्यादा काइंड थे वो, अच्छे लोग थे। और कह रहा है कि ये रिचमंड जो था, वो शहर जो था, वो ज़्यादा दूर नहीं था उस स्पॉट से जहाँ मैंने अपनी पहली रात गुजारी थी उस शहर में। आई थैंक द कैप्टन ऑफ द वेसल फॉर हिज काइंडनेस, कह रहा है मैंने उनकी मेहरबानी के लिए, उनकी जो भी उन्होंने मेरे लिए एहसान किए, मैं उनके लिए मैंने उनका शुक्रिया अदा किया। एंड स्टार्टेड अगेन, और फिर से अपना सफ़र शुरू किया। विदाउट एनी अनकेजुअल occurrence आई रीच्ड हैम्पटन विथ अ सरप्लस ऑफ एग्जैक्टली 50 सेंट विथ विच टू बिगिन माई एजुकेशन। अब यहाँ कह रहा है मैंने उनका शुक्रिया अदा किया कैप्टन का, और फिर जब वहाँ से निकला तो बगैर किसी गैर मामूली वाक़ये के मैं हैम्पटन पहुँचा, और जो है इस सरप्लस के साथ, सरप्लस मतलब बचत के साथ, सेविंग्स के साथ, तकरीबन 50 सेंट 50% बचत के साथ, जो कि मेरी एजुकेशन की शुरुआत के लिए अच्छे थे, काफ़ी थे। आई प्रेजेंटेड माई सेल्फ बिफोर द हेड टीचर फॉर असाइनमेंट टू अ क्लास। कह रहा है कि मैंने जो खुद को जो है पेश किया अपनी हेड टीचर के सामने असाइनमेंट के लिए क्लास की। Having been so long without proper food, a bath, change of clothing, I did not of course make a very favorable impression upon her। अब यहाँ कह रहा है कि क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा एक लंबे सफ़र से था और काफ़ी दिनों से मैंने खाना नहीं खाया था, नहाया नहीं था, कपड़े नहीं बदले थे, तो मैंने कुछ जो है यकीनन एक अच्छा इम्प्रेशन जो है, अच्छा असर जो है उनके ऊपर नहीं डाला था। फॉर सम टाइम शी नाइदर रिफ्यूज़ टू एडमिट मी नॉर डिड शी डिसाइड इन माई फेवर एंड आई कंटिन्यू टू लिंगर अबाउट हर। यानी कि अब यहाँ कह रहा है कि कुछ वक्त के लिए, यानी एक लंबे अरसे के लिए, ना तो उन्होंने मुझे जो है दाखिल होने से इनकार किया और ना ही उन्होंने मेरे किसी फेवर में जो है कोई मेरा फ़ैसला दिया, यानी मेरे हक़ में कोई फ़ैसला दिया, कोई डिसीजन दिया, और मैं मुसलसल जो है इसी उनके दरमियान जो है उलझता रहा। आफ्टर सम आवर्स हैड पास द हेड टीचर सेड टू मी। कह रहा है कुछ घंटे गुजरने के बाद हेड टीचर ने मुझसे कहा, द एडजॉइनिंग रेसिटेशन रूम नीड्स स्वीपिंग। यानी कि ऐसे रेसिटेशन रूम कहते हैं तिलावत वगैरह का कमरा, जहाँ पे इबादत की जाती है, तिलावत की जाती है। तो उन्होंने जो है जो हेड टीचर हैं उन्होंने उससे कहा कि जो रेसिटेशन रूम है, तिलावत वाला जो कमरा है या इबादत वाला जो कमरा है, वहाँ पर झाड़ू देने की ज़रूरत है, यानी सफाई की ज़रूरत है। टेक द ब्रूम एंड स्वीप इट। झाड़ू लो, सफाई करो। आई स्वेप्ड द रेसिटेशन रूम 3 टाइम्स। कह रहा है मैंने वो जो रेसिटेशन रूम है उसे 3 मरतबा साफ़ किया। देन आई गॉट अ डस्टिंग क्लॉथ। फिर मैंने जो डस्टिंग क्लॉथ यानी जो मट्टी वगैरह झाड़ने वाला जो कपड़ा होता है, कह रहा है मैंने वो लिया
और एंड आई डस्टेड इट 4 टाइम्स, और मैंने 4 मरतबा साफ़ किया। ऑल द वर्क वुड वर्क अराउंड द वॉल्स, एवरी बेंच टेबल डेस्क, एंड आई वेंट ओवर 4 टाइम्स विथ माई डस्टिंग क्लॉथ। कह रहे हैं कि तमाम जो लकड़ी का काम हुआ था वहाँ पर उनके जो है दीवारों के करीब, वहाँ पर मैंने सफाई की, हर बेंच, हर टेबल, हर डेस्क, और फिर मैं 4 मरतबा जो है ऊपर गया और मैंने जो है डस्टिंग की। Beside every piece of furniture had been moved, and every closet and corner in the room had been thoroughly cleaned। कह रहे हैं इसके अलावा जो है तकरीबन फर्नीचर का हर हिस्सा जो है उसे मैंने मूव किया, उसे साफ़ किया, और तकरीबन हर छोटे प्राइवेट रूम को, उसके अलावा हर कॉर्नर को मैंने जो है अच्छे तरीके से साफ़ कर दिया था। I had the feeling that in a large measure my future depended upon the impression I made upon the teacher in the cleaning of that room। अब यहाँ कह रहा है कि मैंने महसूस किया कि जो एक बड़े पैमाने पर जो मेरा मुस्तकबिल है वो इस तासुर पर इन्हिसार है, उसका इस तासुर पर डिपेंड करता है कि जो मैंने इस कमरे की सफाई में जो है उस्ताद पर डाला है, यानी जो इम्प्रेशन मैंने जो सफाई की वजह से उस्ताद पर डाला है, उस अपने हेड टीचर पर डाला है, उसके ऊपर मेरी एजुकेशन जो है डिपेंड करती है, यानी जो मेरा एजुकेशनल फ्यूचर है वो डिपेंड करता है। आई वॉज व्हेन आई वॉज थ्रो आई रिपोर्टेड टू द टीचर। कह रहा है जब मैंने वो सफाई कर ली थी और वो काम कर लिया था तो मैंने टीचर को जो है बताया। शी वॉज आ यंकी। यंकी वर्ड जो है ना ये नॉर्थर्न यूनाइटेड स्टेट्स के जो लोग हैं ना, जो न्यू इंग्लैंड के रेजिडेंट्स हैं, उनके लिए यूज़ किया जाता है। कह रहा है शी वॉज अ यंकी वुमेन हु न्यू जस्ट वेयर टू लुक फॉर डर्ट। तो ये एक यंकी औरत थी जो कि सिर्फ वहीं देखती थी जहाँ डस्ट मौजूद हो, यानी उन्हें हर वक्त जो है वो डस्ट ढूंढने की होती थी कि कहीं पर मुझे थोड़ी सी डस्ट मिल जाए। शी वेंट इन टू द रूम एंड इंस्पेक्टेड द फ्लोर एंड क्लोजेट। अब कह रही हैं कि वो ऊपर कमरे में गई और उन्होंने जो है तमाम जो फ़र्श है उसे अच्छी तरीके से देखा, जो छोटे छोटे प्राइवेट रूम्स थे, क्लोजेट कहते हैं प्राइवेट रूम्स को, उन्हें देखा। देन शी टुक हर हैंडकरचीफ एंड रब्ड इट ऑन द वुड वर्क अबाउट द वाल्स ओवर द टेबल एंड बेंचेस। कह रहे हैं कि उन्होंने अपना रुमाल निकाला और जो है उसे अच्छी तरीके से रगड़ा उस लकड़ी के काम के ऊपर, यानी जो यूँ समझें कि वार्डरोब्स वगैरह बनी हुई होती हैं या जो ड्रॉर्स बने हुए होते हैं लकड़ी के, उनके ऊपर रगड़ा। उसके अलावा जो है उन्होंने टेबल के ऊपर, बेंचेस के ऊपर रगड़ा। शी वॉज अनएबल टू फाइंड वन बिट ऑफ डर्ट ऑन द फ्लोर और अ पार्टिकल ऑफ डस्ट ऑन एनी ऑफ द फर्नीचर। अब कह रहे हैं कि वो इस चीज़ में नाकाम रहीं कि वो कहीं से जो है उनको थोड़ी सी भी मिट्टी का जो है वो कोई निशान मिल जाए, चाहे वो जो है फ़र्श के ऊपर हो, चाहे वो फर्नीचर के ऊपर हो। शी क्वाइटली रिमार्क्ड, और फिर उन्होंने खामोशी से कहा, आई गेस यू विल डू टू इंटर दिस इंस्टीट्यूशन। अब यहाँ कह रही हैं कि मेरा अंदाज़ा है कि आप जो है इस इंस्टीट्यूशन में दाखिल हो सकते हैं। आई वॉज वन ऑफ द हैप्पीएस्ट सोल ऑन द अर्थ। कह रहा है मैं जो दुनिया के ऊपर सबसे खुश जो रूहें होती हैं उनमें से एक था, यानी जो दुनिया के ऊपर सबसे बहुत ज़्यादा खुश इंसान होते हैं उनमें से एक था। द स्वीपिंग ऑफ डेट रूम वाज माई कॉलेज एग्जामिनेशन। अब कह रहा है उस कमरे की जो सफाई थी वो मेरा कॉलेज एग्जामिनेशन था, इम्तिहान था। आई हैव पास सिविरल एग्जामिनेशन सिंस देन, और उसके बाद कह रहा है कि मैंने बहुत सारे इम्तहानात पास किए, बट आई हैव ऑलवेज फेल्ट दैट दिस वाज द बेस्ट वन आई एवर पास्ड। लेकिन कह रहा है कि ये जो इम्तिहान था मेरा सबसे ज़्यादा शानदार था, मुझे ऐसा महसूस हुआ कि सबसे बड़ा मेरा सबसे बेहतरीन इम्तिहान था जो मैंने कभी पास किया। तो अब देखें लास्ट में जो उसने सफाई वाली बात की है ना, तो ये हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं जब ये मिसिज़ रोफनर के घर पे सफाई किया करते थे, और मिसिज़ रोफनर जो कि बहुत ज़्यादा सफाई पसंद औरत थी, तो उनकी वजह से जो चीज़ें इसने वहाँ पर सीखी वो सारी चीज़ें इसे आगे जाकर अपनी ज़िंदगी में काम आई। तो यहाँ हमने अपने लेसन की रीडिंग कंप्लीट की है। आई होप कि आपको समझ आया होगा। अगर कोई वर्ड रह गया हो या मुश्किल लगा हो आपको तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।